साल 2008 रात के ठीक 8:30 बजे भारत के करोड़ों घरों में टीवी स्क्रीन्स ऑन एंड होती थीं। पूरा परिवार, दादा दादी से लेकर बच्चे तक, एक साथ बैठकर डिनर टेबल पर हंस रहा होता था। वजह गोकुल धाम सोसाइटी, एक ऐसी जगह जहां हर त्योहार जैसा लगता था, जहां की मुसीबतें अपनी लगती थीं और जहां का हर एक किरदार हमारे पड़ोसियों जैसा महसूस होता था। लेकिन अब साल 2026 है। आज अगर आप उसी शो को ऑन करेंगे तो आपको वो गोकुल धाम नहीं मिलेगा। आपको मिलेगी एक ऐसी खींचतान जहां एक एक जोक पर ऐसा लगता है जैसे एक्टर्स जबरदस्ती हंस रहे हैं, जहां एक छोटी सी कहानी को, जैसे पोपटलाल की शादी या जेठालाल का कोई मामूली नुकसान, च्युइंग गम की तरह खींचा जाता है। जो शो कभी भारतीय टेलीविजन का कोहिनूर था, आज वो मीम्स का अड्डा बन चुका है। लोग अब हंसने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए शो ट्यून इन करते हैं कि आज मेकर्स ने और क्या कबाड़ा किया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे भारत का सबसे लंबा चलने वाला, सबसे चहेता सिटकॉम आज अपने ही दर्शकों के लिए एक टॉर्चर बन गया? क्यों एक एक करके शो के असली पिलर्स इसे छोड़कर चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, जब रेटिंग्स गिर रही हैं, दर्शक गालियां दे रहे हैं, तो यह शो बंद क्यों नहीं हो रहा? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे गोकुल धाम के पीछे का वो काला सच, जिसे देखकर आप भी कहेंगे, डोबा है क्या? इस डाउनफॉल को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इस शो की ऊंचाई कितनी बड़ी थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कोई आम सास बहू ड्रामा नहीं था। यह गुजराती राइटर तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर बेस्ड था। असित कुमार मोदी ने जब इसे टीवी पर उतारा तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, रिलेटेबिलिटी। जेठालाल एक आम मिडिल क्लास बिजनेसमैन था जो अपनी बीवी से परेशान और बबीता जी की तरफ अट्रैक्टेड था। आत्माराम तुकाराम भिड़े एक कड़क, उसूलों वाले सेक्रेटरी जो ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाते थे। पोपटलाल एक फ्रस्ट्रेटेड कुंवारे जर्नलिस्ट। इन किरदारों में भारत की जनता को अपना अक्स दिखता था। 2010 से 2016 के बीच शो का गोल्डन पीरियड था। भूतनी वाला एपिसोड याद है आपको? आज भी लोग उसे YouTube पर लूप पर देखते हैं। जब दयाबेन गरबा करती थीं, तो लोग टीवी के सामने थिरकने लगते थे। शो में सोशल मैसेज भी होते थे, लेकिन वो कभी ज्ञान या लेक्चर जैसे नहीं लगते थे। वो कहानी के ताने बाने में ऐसे बुने होते थे कि लोग हंसते हंसते सीख जाते थे। टीआरपी के मामले में यह शो बड़े बड़े रियलिटी शोज और ड्रामों को पछाड़ चुका था। इस शो की यूएसपी थी द परफेक्ट कास्टिंग। दिलीप जोशी के रूप में जेठालाल, दिशा वकानी के रूप में दया, इन लोगों ने एक्टिंग नहीं की, ये उन किरदारों को जी रहे थे। लेकिन फिर आया वो मोड़ जहां से इस आलीशान महल की नींव हिलनी शुरू हुई। किसी भी सिटकॉम की जान होते हैं उसके चेहरे। दर्शक किरदारों से प्यार करते हैं, एक्टर्स से नहीं। लेकिन जब आप एक ही चेहरे को 10 साल तक देखते हैं तो वो चेहरा ही वो किरदार बन जाता है। टीएम के ओसी का डाउनफॉल किसी खराब स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि एक्टर्स के एक एक करके शो छोड़ने से शुरू हुआ। इस सिलसिले की सबसे बड़ी और सबसे घातक चोट थी दिशा वकानी यानी दयाबेन का जाना। 2017 में दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर गईं। मेकर्स ने कहा वो जल्द वापस आएंगी। दर्शक इंतजार करते रहे। महीनों सालों में बदल गए और आज लगभग 9 साल होने को आए हैं, दयाबेन वापस नहीं आई। दयाबेन का किरदार शो की एनर्जी था। उनकी लाउड वॉइस, उनका गरबा, जेठालाल के साथ उनकी नोक झोंक, ये सब शो का आधा हिस्सा संभालते थे। उनके जाने के बाद जेठालाल का किरदार अधूरा हो गया। शो का जो फन एलिमेंट था वो अचानक गायब हो गया। लेकिन बात सिर्फ दयाबेन तक सीमित नहीं रही। असली झटका तब लगा जब खुद तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने शो को अलविदा कह दिया। शैलेश जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो शो के नरेटर थे जो अंत में आकर हमें एपिसोड का सार समझाते थे। उनका जाना शो के मेकर्स की मैनेजमेंट और वर्किंग एथिक्स पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया। इसके बाद टप्पू, सोढ़ी, अंजलि भाभी और यहां तक कि नए टप्पू राज अनादकट ने भी शो छोड़ दिया था। मेकर्स ने क्या किया? उन्होंने रिप्लेसमेंट का सहारा लिया। नए तारक मेहता आए, नई अंजलि भाभी आई, नए सोढ़ी आए, नए रोशन भाभी आई। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जब आप सालों से एक चेहरे को एक खास अंदाज में देखने के आदी हो चुके हों,
तो अचानक किसी नए एक्टर को उसी रोल में देखना एक फॉरेन बॉडी जैसा लगता है। नए एक्टर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन वो उस ओरिजिनल वाइब को कभी मैच नहीं कर पाए। ऐसा लगा जैसे गोकुल धाम के लोगों की आत्मा ही बदल गई हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी शो का दिल होती है। राइटिंग और स्क्रिप्ट पुराने समय में टीएमके ओसी के प्लॉट्स क्रिस्प होते थे। 3 से 5 एपिसोड्स में एक कहानी शुरू होती थी, अपनी पीक पर पहुंचती थी और एक अच्छे मैसेज या फनी क्लाइमेक्स के साथ खत्म हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में राइटिंग का लेवल पाताल में गिर चुका है। अब मेकर्स के पास कहानियों के नाम पर कुछ नहीं बचा है। उनके पास बस कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं जिन्हें वो बार बार रिसाइकल करते हैं। 1. जेठालाल को कोई बड़ा ऑनर्डर मिलेगा या कोई नुकसान होगा। 2. पोपटलाल के लिए कोई रिश्ता आएगा, शादी की बात पक्की होने ही वाली होगी कि लड़की धोखेबाज निकलेगी या कोई गलतफहमी हो जाएगी। 3. टप्पू सेना कॉलेज के किसी फालतू से फंक्शन के लिए भिड़े से परमिशन मांगेगी और भिड़े नाटक करेगा। 4. बापूजी जेठालाल पर बिना वजह चिल्लाएंगे। हद तो तब हो जाती है जब एक छोटी सी बात को हफ्तों खींचा जाता है। जेठालाल सुबह सोकर उठा, बालकनी में आया और बबीता जी को गुड मॉर्निंग बोलने में ही 3 एपिसोड निकल जाते हैं। कोई सस्पेंस या ड्रामा खड़ा किया जाता है तो दर्शक समझ जाते हैं कि अंत में यह किसी का सपना निकलेगा या कोई प्रैंक होगा। दर्शकों के सब्र का बांध तब टूटा जब मेकर्स ने दया बेन की वापसी को लेकर प्रोमोज बनाए। महीनों तक हाइप क्रिएट की गई कि दया वापस आ रही है, गोकुल धाम सज रहा है। और अंत में क्या हुआ? सुंदरलाल ने आकर कह दिया कि बहना अभी नहीं आ सकती। यह सिर्फ कहानी को खींचना नहीं था, यह उन दर्शकों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ था जो सालों से इस शो को देख रहे थे। जो गोकुल धाम टीवी पर हमें प्यार, एकता और भाईचारे की मिसाल दिखाता था, पर्दे के पीछे का उसका सच उतना ही कड़वा और चौंकाने वाला निकला। पिछले 2 से 3 सालों में इस शो के सेट से जो खबरें बाहर आईं, उसने इस शो की इमेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सबसे पहले शैलेश लोढ़ा ने मेकर्स पर उनकी पेमेंट रोकने का केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट तक गया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। शो में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने असित मोदी और शो के प्रोजेक्ट हेड पर मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सेट के माहौल को टॉक्सिक और बंधुआ मजदूरी जैसा बताया। इसके बाद बावरी का रोल करने वाली मोनिका भदौरिया ने भी सामने आकर इन बातों को सच बताया और कहा कि सेट पर एक्टर्स को कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता था। असित मोदी ने इन आरोपों को नकारा और हमेशा की तरह कहा कि शो मस्ट गो ऑन। लेकिन दर्शकों के दिमाग में जो गोकुल धाम की एक पवित्र पारिवारिक छवि थी, वो पूरी तरह चकनाचूर हो गई। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जो शो हमें खुशियां बांटता है, उसके सेट पर काम करने वाले लोग इतने डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्यों जी रहे हैं। अब आपके मन में एक सीधा सा सवाल आ रहा होगा, अगर कास्ट खराब हो चुकी है, कहानियां बकवास हैं, सेट पर इतनी कंट्रोवर्सीज हैं और सोशल मीडिया पर लोग हर दिन इस शो को ट्रोल करते हैं, तो फिर यह शो बंद क्यों नहीं होता? क्यों सोनी सब और असित मोदी इसे लगातार खींचे जा रहे हैं? इसका जवाब छुपा है टीवी इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल और हैबिचुअल व्यूअरशिप में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब एक शो नहीं, एक आदत बन चुका है। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में और कई परिवारों में आज भी रात के 8:30 बजे बिना सोचे समझे यह चैनल लगा दिया जाता है। लोग इसे ध्यान से नहीं देखते, यह बस बैकग्राउंड में चलता रहता है जबकि लोग खाना खा रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं। इसे टीवी की भाषा में पैसिव व्यूअरशिप कहते हैं। दूसरी बड़ी वजह है YouTube और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पुराने एपिसोड्स के दम पर आज भी इस शो को अरबों व्यूज मिलते हैं। सोनी पल पर आने वाले इसके रीरन्स आज भी टीआरपी चार्ट्स में टॉप पर रहते हैं। यानी भले ही नए एपिसोड्स कचरा हों, लेकिन पुराने एपिसोड्स की जो लेगेसी है वो आज भी मेकर्स को करोड़ों की कमाई करके दे रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हमें लगभग 1.5 दशक तक हंसाया है। इस शो ने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही कोई दूसरा शो कर पाए। लेकिन हर महान चीज का एक सही अंत होना जरूरी है। अगर आप एक लीजेंड को समय पर खत्म नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी गरिमा खो देता है। आज टीएमके ओसी उसी मोड़ पर खड़ा है।
मेकर्स पैसों और रिकॉर्ड्स के चक्कर में शो को खींच रहे हैं, लेकिन वो यह भूल रहे हैं कि वो हर दिन अपने ही बनाए उस खूबसूरत इतिहास को धुंधला कर रहे हैं। दर्शकों के दिल में आज भी उस पुराने गोकुल धाम के लिए एक खास जगह है, लेकिन आज के गोकुल धाम को देखकर सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, हेमा, माता जी, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या इस शो को अब हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, या आपको लगता है कि दया बहन के आने से यह शो फिर से पहले जैसा हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर।